सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पार्ट 3 जो इतिहास है, पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीयता का उद्भव पाठ अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए और मेरे साथ साथ रीडिंग करिए, ठीक है ना। तो पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीयता का उद्भव। तो प्रस्तावना है, नगरीयता एक विचार है जिससे समाजशास्त्री एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं जिसके द्वारा जनसंख्या का एक भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी नगरीय जीवन प्रणाली अपनाता है, नगर क्षेत्र की, है ना। इसके विपरीत नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ग्रामीण से नगरीय में परिवर्तन होता है। यह एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसने कस्बों तथा नगरों में जनसंख्या की वृद्धि तथा संकेंद्रण होने लगता है। नगरीयता का उद्भव, मतलब नगरीयता का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में। भारतीय ईरानी सीमा पर 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जो बस्तियां थीं उनमें उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। ये स्थायी कृषकों मतलब किसानों के ग्रामीण समुदाय थे जो निर्वाह के लिए गेहूं, जौ तथा अन्य फसलों की खेती करते थे एवं भेड़ बकरियों, गाय बैल पालते थे। ये सभी लोग तांबे, पत्थर, कांसे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे तथा उत्तम किस्म के चित्र मृग भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी मतलब 4000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्यम में सिंधु नदी की घाटी में कृषक बस्तियों का विस्तार होने लगा। लगभग 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा तथा अन्य स्थलों पर पूर्णतः नगरीय समाज का अभ्युदय हुआ, मतलब उदय हुआ। इसी कारण इस सभ्यता को प्रारंभिक हड़प्पा या प्रारंभिक सिंधु संस्कृति कहा जाता है। इसे जैसे जैसे मानव छोटे गांव में बसने लगा उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। उसने नए व्यवसाय जैसे कपड़ा बुनना, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी आदि प्रारंभ किए। इससे शिल्पकारों के अनेक समुदाय उत्पन्न हुए। कृषकों तथा शिल्पकारों के मध्य लेन देन प्रणाली के आधार पर अधिशेष उत्पादनों की अदला बदली होने लगी। जैसे जैसे व्यापार का विकास हो गया, लोगों ने एक दूसरे स्थान पर जाना आरंभ किया। छोटे गांव बड़े तथा बड़े गांव नगरों में विकसित हो गए, नगरों के रूप में विकसित हो गए। शिल्पकारों तथा व्यापार पड़ोसी क्षेत्रों से नगरों में व्यापार हेतु इकट्ठे होने लगे, जिससे ये नगर मुख्य नगर बन गए। जैसे जैसे व्यापार में बढ़ोतरी या वृद्धि हुई, हिसाब किताब रखने के लिए भाषा तथा लिपि की आवश्यकता हुई। साथ ही सरकार की स्थापना करने, जीवन को निश्चित करने, सामाजिक संगठन बनाने, धर्म, शिल्प, मनोरंजन आदि के नियम एवं कानून बनाने आवश्यक हो गए। प्रारंभिक सभ्यता, सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया एवं हांगो की प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, क्योंकि नदियों ने ही विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु बड़ी मात्रा में जल की उपलब्धता तथा नदियों के निकट फसलें उगाने के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त नदियां परिवहन का उत्तम साधन भी थी, मतलब आने जाने का साधन भी नदियां ही थी। इन नदी घाटी सभ्यताओं ने विश्व को प्रथम पंचांग, लिपि, अंक तथा कानून की संहिताएं प्रदान की। सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा संस्कृति, भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1921 में पश्चिम बंगाल जो अब पाकिस्तान में रावी के तट पर मांटगुमरी जिले में हड़प्पा स्थल की खोज की। सन 1922 में सिंध प्रांत अब जो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर एक अन्य खंडर नगर मोहनजोदड़ो की खोज भी की। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
बाद में सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे किए गए उत्खनन यानी जो खोज कर उत्खनन द्वारा अनेक स्थल प्रकाश में आए। सिंधु बेसिन के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति अनेक अन्य स्थानों जैसे रंगपुर तथा रोजदी सिंध में आमरी तथा चहूदुड़ो पंजाब में सतलुज नदी का रोपण, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात के लोथल, हरियाणा के बनाबली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर आदि में भी विकसित थी। इन सभी स्थलों पर प्राप्त खंडहर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समतुल्य थे। अब आता है हड़प्पा संस्कृति के स्रोत। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, जो सिंधु घाटी, गंगा बेसिन तथा गुजरात के विभिन्न स्थलों पर किए गए उत्खननों से प्राप्त हुए। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसका कोई साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध नहीं है। खिलौने, उपकरण, शास्त्र, प्राचीन नगरों की इमारतों के खंडर, मिट्टी के बर्तन, मोहरें आदि हड़प्पा की संस्कृति का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य तत्व थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता के कुछ विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं, जो कौन से? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन में अत्यंत दक्ष थे। वे नियोजित रूप से बसे हुए नगरों में निवास करते थे। नगर के दो मुख्य भाग होते थे, निचला भाग या नगर और ऊपरी भाग माने दुर्ग या किला। तो ऊपरी भाग या दुर्ग ये पढ़ते हैं पहले। यह नगर का ऊपरी भाग था जो एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित होता था। यह संभवतः प्रशासनिक खंड यानी भवन था, जहां शासक वर्ग मतलब पुरोहित और धनी व्यापारी निवास करते थे। दुर्ग ऊंची दीवारों से घिरा था, इसे सिंधु की बार बार आने वाली बाढ़ों से सुरक्षित रखती थी। दुर्ग के अंदर धान्य कोठार मतलब विशाल स्नानागार तथा सभागार टाउन हॉल स्थित थे। मतलब जो धान अनाज रखने वाले कोठरे और विशाल स्नानागार माने नहाने के वो कक्ष और सभागार मतलब टाउन हॉल बड़े से हॉल थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दूसरा है ख नंबर का निचला भाग या नगर। यह साधारण लोग रहते थे। नगर का यह भाग आयताकार खंडों में बटा हुआ था। चौड़ी सड़कें तथा गलियां परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जालसा बनाती थीं। सड़कों पर प्रकाश के लिए लैंपों की व्यवस्था थी। सड़कें पकी हुई ईंटों से निर्मित तथा साफ सुथरी थी। नगर की सीमा के अंदर कारखाने व बेकरिया स्थापित करने का निषेध था, जिससे प्रदूषण न हो। अब है भवन। तो भवन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के नगरों में अनेक शानदार विशाल सार्वजनिक भवन, पूजा स्थल, स्नानागार, अन्य कोठार आदि होते थे। ये सभी भवन या दुर्ग में स्थित थे। विशाल स्नानागार मतलब मोहनजोदड़ो में एक आयताकार तालाब था जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के तालाबों जैसा था। यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसके दोनों ओर तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं, जो पक्की ईंटों से निर्मित थीं। इनकी सफाई नियमित रूप से की जाती थी। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे कमरे थे। संभवतः धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सभागार यानी टाउन हॉल, बड़े बड़े हॉल। यह एक विशाल भवन था जो 769 यानी 69 मीटर लंबा और 23.4 मीटर चौड़ा तथा ऊंचे खंभों वाला एक विशाल कमरा था। इसकी दीवारें 1.5 मीटर चौड़ी थी। संभवतः यह कक्ष प्रशासनिक खंड, सभागार या प्रार्थना स्थल या सांस्कृतिक कार्यों के लिए उपयुक्त होता था। मकान नगरों का निचला भाग मुख्य रिहायशी भाग था, जहां अधिकांश लोग रहते थे। मकान 1 या 2 मंजिल होते थे। इमारतें ईंटों, लकड़ी तथा पत्थर से निर्मित बनी होती थी। मतलब लकड़ी, ईंटें और पत्थर से बनी होती थी। निर्मित माने
बनी होती थी। प्रत्येक मकान में 2 या 3 रिहायशी कमरे, स्नानागार, रसोई, एक आंगन और एक कुआं होता। प्रत्येक मकान में ये चीज़ें भी होती थी। कब? हड़प्पा संस्कृति के समय। अन्य कोठार, यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशालतम भवन था। अनाज के परिवहन की सुविधा के लिए यह नदी के निकट बनाया गया था। यह आयताकार भवन 45.7 मीटर लंबा, 15.2 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्य कोठार थे। हड़प्पा में स्थित अन्य कोठारों के दक्षिण में ईंटों का एक चबूतरा था जो अनाज को फटकने के लिए बनाया गया था। निकट ही श्रमिकों के रहने के लिए शिविर बने हुए थे। इन अन्य कोठारों की व्यवस्था अन्य भंडारण के लिए की गई थी। अब आता है कला, शिल्प तथा स्थापत्य कला। मोहरें बनाना। सिंधु सभ्यता से संबंधित 2000 से अधिक मोहरें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें गोलाकार तथा बेलनाकार होती थी तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। इन मोहरों पर पशुओं तथा मानव की आकृति चित्रित है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारी इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों में हमें सिंधुवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक मोहर में योगी की मुद्रा में आसीन मानवता की आकृति जो जानवरों से घिरी दिखाई गई है, भगवान पशुपति यानी शिव के रूप में पहचानी जाती है या पहचानी गई है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चित्रकला। सिंधुवासी चित्रकला के बहुत शौकीन थे। वे मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाते थे। इनमें पक्षियों, जानवर तथा मनुष्य के अतिरिक्त बिंदु, रेखाएं तथा ज्यामिति डिजाइन भी अंकित होते थे। धातु कला। सिंधुवासी धातु कला में भी निपुण थे। वे कांसे के उपकरण, हथियार, मूर्ति आदि बनाते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य मूर्ति सिंधु कला का उत्कृष्ट नमूना है। मूर्तिकला। सिंधुवासी ने टेराकोटा के खिलौनों तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है। नक्काशी। सिंधुवासी मोहरों पर कुवड़ वाले सांड, भैंस, बाघ, हाथी, बकरी आदि के चित्र उकेरते थे यानी बनाते थे। इनके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं के चित्र भी मोहरों पर अंकित करते थे। बर्तन निर्माण कला। सिंधुवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत निपुण थे। वे चमकीले तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा अधिकांश बर्तनों पर पत्तियां, मछली, पक्षी, जानवर आदि के चित्र बनाते थे। जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों में जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधुवासी स्वच्छता के प्रति बहुत सावधान थे। उन्होंने जल निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की थी, मतलब धरती के नीचे से नालियां बनाई थी। घरों की नालियां भूमिगत नालियों से मिलती थी। घरों के दूषित जल के बहाव के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। नालियां की सफाई नियमित रूप से होती थी। सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी के लोग के सामाजिक आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के खंडर डालते हैं। इनकी भोजन संबंधी आदतों, वेशभूषा तथा मनोरंजन के साधनों में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो गया है तथा समाज तथा राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन आर्थिक सुनिश्चित हो गया था। हमारी अनेक धार्मिक रीतियों का आरंभ इस युग में हुआ था। प्रारंभ या आरंभ। वस्त्र एवं आभूषण। उत्खनन में बड़ी संख्या में प्राप्त तकुए यह सूचित करते हैं कि कपड़ा बुनने के लिए सूती तथा ऊनी धागों का प्रयोग होता था। सभी पुरुष एवं स्त्रियां कान के झुमके, चांदी, हड्डी, पत्थर, हाथी दांत, गले का हार, चूड़ी, बाजूबंद, कोड़ियों आदि से बने कमरबंद आदि पहनती थी। पुरुष भी अपने कानों में झुमकियां तथा बाजूबंद धारण करते थे। भोजन। गेहूं तथा जो लोगों के लिए प्रिय खाद्यान्न थे, इनके
अतिरिक्त वे दूध, मांस, मछली, फल आदि का भी सेवन करते थे। धर्म। सिंधुवासी की मूर्तियां, मोहरें तथा स्नानागार के माध्यम से हमें धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे तथा शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। इसके अतिरिक्त वे मातृ देवी, जो उर्वरता की देवी थी, को पूजते थे, किंतु खंडरों में कहीं भी मंदिर उपलब्ध नहीं हुए। अन्य समकालीन सभ्यताओं की भांति सिंधुवासी भी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। वे मृतकों को दफनाते या उनका शवदाह करते थे। वे मृतकों के साथ भोजन, आभूषण तथा उनकी उपयोग की वस्तुएं भी रखते थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। समाज। सिंधु घाटी के समाज में 3 मुख्य वर्ग थे। कौन कौन से? शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। इसमें धनी, व्यापारी एवं ऊंचे पुरोहित सम्मिलित थे। दूसरा वर्ग था, द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे। वे नगर के निचले भाग में रहते थे। तीसरे वर्ग में श्रमिक और कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट गांवों में रहते थे। राजनीतिक संगठन। सिंधु सभ्यता में किसी एक शासक या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नगर का प्रशासन समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग के द्वारा होता था। वह एक प्रकार के नगरपालिका संगठन जैसा था, जो सफाई की व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण, कर संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था बनाने में संलग्न रहता था। इस व्यवस्था की तुलना अल्प जन शासन से की जा सकती है। लिपि। सिंधुवासी लेखन कला जानते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। व्यापार। देशी एवं विदेशी व्यापार बहुत उन्नत थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु घाटी की मोहरों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो सामुद्रिक व्यापार के सूचक हैं। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के बंदरगाहों के लिए मेलुहा का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी दक्षिण भारत, बलूचिस्तान तथा फारस, ईरान से भी व्यापार करते थे। टीन, तांबा, सोना, चांदी, इमारती लकड़ी तथा मूल्यवान रत्न व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी। स्थलीय व्यापार में बैलगाड़ियों तथा जलीय व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। व्यवसाय। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे बाढ़ के जल से खेतों को सींचते थे। उनके गांव सामान्यतः बाढ़ के मैदानों के निकट ही स्थित होते थे। खेत भी नदी तट के निकट ही होते थे, जहां सरलता से जल पहुंच सकता था। उन लोगों ने बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए बांध तथा तटबंध भी बनाए थे। वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, कपास, मोटे अनाज, सब्जियां आदि उगाते थे। शायद कपास उगाने में वे सर्वप्रथम थे। यूनानी लोगों ने कपास के विषय में भारतीय से ही जानकारी प्राप्त की थी और सिंधु घाटी के नाम पर उन्हें सिडोन कहा। कालीबंगा के उत्खनन से ज्ञात होता है कि वहाँ कृषि का प्रारूप वैसा ही था जैसा कि आज प्रचलित है। बर्तन बनाना, लोहारगिरी, कताई बुनाई आदि इनके अन्य व्यवसाय थे। विज्ञान। सिंधुवासी कांस्य बनाने की विधि, माप तोल, ईंटों का निर्माण, सड़कों तथा जल निकासी की व्यवस्था आदि के में पारंगत थे। ये सब तथ्य यह सूचित करते हैं कि सिंधुवासियों को विज्ञान, गणित तथा रेखा गणित का अच्छा ज्ञान था। मनोरंजन के साधन। सिंधुवासी चौपड़ के बहुत शौकीन थे। संगीत तथा नृत्य में भी उनकी बहुत रुचि थी। टेराकोटा के अनेक खिलौनों में यह संकेत मिलता है कि वे बच्चों के आमोद प्रमोद में पर्याप्त रुचि लेते थे। सिंधु सभ्यता की देन। सिंधुवासी शांति प्रिय और प्रकृति प्रेमी लोग थे। स्नानागार, नगर नियोजन, जल निकासी, बंदरगाह आदि उनकी अनुपम देन है। उनकी मिट्टी के बर्तनों की निर्माण कला भी अत्युत्तम थी। सिंधु सभ्यता का पतन।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर 9 बार नष्ट हुआ और पुनः बसाया गया। 9 बार नष्ट हो चुका और फिर से बसा दिया गया। कालीबंगा, हड़प्पा, डोरावीरा, लोथल आदि नगर भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृत की अधिकांश आबादी धीरे धीरे गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए। हड़प्पा संस्कृति अचानक नष्ट नहीं हुई, अपितु इसको विनाश के लिए कई सौ वर्ष का समय लगा। इतना ही नहीं, विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के विनाश के कारण भी भिन्न थे। सिंधु नदी के क्षेत्र में इस सभ्यता का विनाश भयंकर बाढ़ों के कारण हुआ, जब कि सरस्वती नदी की घाटी में नदी के मार्ग परिवर्तनों के कारण जल की कमी से यह सभ्यता नष्ट हो गई। यही कहा जा सकता है कि आर्यों के आक्रमणों के तत्कालीन सिंधु सभ्यता का लोप हो गया। ठीक है बच्चों, आज आपका जो पाठ हो गया है। अब इसमें स्मरणीय बिंदु और जो एक्सरसाइज है, मतलब अभ्यास है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक